हेलो बच्चों। मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। यह चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। वहां पर हमने कोयले से रिलेटेड कई चीजें पढ़ ली थी। पहले हमने क्या पढ़ा कि कोयला क्या है, हमारा एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और इसे जो है जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। उसके बाद जो है हमने कोयले की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि ये क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, कठोर नेचर का होता है, कठोर प्रकृति का होता है। दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि ये क्या है, ईंधन की तरह भी हम इसको घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये थर्मल पावर प्लांट में बिजली को उत्पादन में भी काम आता है। उसके अलावा जो है रेलवे में भी ये इंजन को चलाने के काम आता है। उसके अलावा और भी कई सारे हमने इसके यूजेस पढ़े थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी ये ईंधन के रूप में इसको जो है लिया जाता है, या ईंधन के रूप में ये काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर वहां पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो हमारे कोल की जो स्टोरी होती है, यानी कि कोयले की जो कहानी होती है, वो क्या होती है, कैसे शुरू होती है, कैसा जो है हमारा कोयला बनता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए तो जो कोयले की जो प्रोसेस है उसको हम एक बार और रिवीजन आज कर लेंगे। पहले हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो तरह के होते हैं, एक इनएग्जॉस्टेबल, एक एग्जॉस्टेबल। यानी कि एक रिन्यूएबल होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल से हम क्या समझते हैं। देखो, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो रिसोर्स जो समाप्त होने योग्य संसाधन है। ठीक है, ऐसे संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं। और इनएग्जॉस्टेबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि जो समाप्त नहीं होते, रिसाइकल होते रहते हैं, यानी कि जो है अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। जैसे कि ये वाले जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जो एक्सटेंसिबल, जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, जो समाप्त होने योग्य संसाधन है, वो कैसे मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं हमें सीमित मात्रा में। किस मात्रा में मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि सीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। तो सीमित मात्रा में हमें इसका क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जबकि हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे रिसोर्स होते हैं, ये हमें अब अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये क्या होंगे, हम कितना भी इनका इस्तेमाल करें ये खत्म नहीं होंगे, ये बार बार रिसाइकल, ये बार बार जो है बनते रहते हैं। जैसे कि हमारा जल हो गया, वायु हो गई, सूर्य की किरणें हो गई। इस प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो कैसे हमारे रिन्यूएबल संसाधन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। उसके अलावा ऐसे संसाधन जिनका हम क्या करें, इस्तेमाल अगर हम करते जाएं, ज्यादा मात्रा में अगर हम उसको यूज करते जाएं अपने बेनिफिट के लिए, है ना, अपने बेनिफिट के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो खत्म होने का उसमें रहता है। ठीक है, कि वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो इन्हें जो है गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। और ये जो संसाधन है, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, खनिज है, वन है, या हम वन बोलते हैं हम फॉरेस्ट को, वन संपत्ति, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इस तरीके के जो हमारे संसाधन हैं, इन्हें ही हम जो है नॉन रिन्यूएबल या हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमने कोल के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब आगे जो है स्टोरी ऑफ कोल हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टोरी ऑफ कोल हम कैसे पढ़ेंगे कि क्या हुआ, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर अर्थ में जो है, यानी कि जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या थे, बहुत ही घने जंगल थे। ठीक है, घने जंगल थे।
कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि हमारी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो घने जंगल हैं वो मृदा में दफन हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके ऊपर और ज्यादा क्या हो गया, मृदा उनके ऊपर आती गई, मिट्टी उनके ऊपर आती गई, जिस वजह से वो अंदर की तरफ क्या हो गए, कंप्रेस हो गए और अंदर की तरफ धरती में चले गए। बहुत अंदर की तरफ जाने से क्या हुआ, उनके टेम्परेचर यानी कि तापमान और प्रेशर यानी कि दबाव, ठीक है, तो बहुत उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण जो है वो जो हमारी वनस्पति थी, है ना, वो जो हमारा फॉरेस्ट था, वनस्पति थी, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। और ये प्रोसेस है जो स्लोली स्लोली यानी कि धीरे धीरे जो हमारी वेजिटेशन है यानी कि वनस्पति है, जब धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होती है तो उसे ही कार्बनीकरण यानी कि कार्बनाइजेशन भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोयला जो है मेजरली उसमें क्या पाया जाता है, मेनली उसमें क्या प्रोडक्ट होता है, देखो जो हमारा कोयला होता है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। जब हम कोयले को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किसके साथ, ऊष्मा के साथ। चलिए, तो इस तरीके की जो हमारी कोयले की खान होती है कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आपकी बुक में भी ये ऐसा एक डायग्राम है, आप उससे भी ये देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोल के बारे में अब कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। चलिए, कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल में जो है मेनली यानी कि ज्यादातर क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यानी कि मृत वनस्पति किस प्रकार धीरे धीरे जो है कोयले में परिवर्तित होती है, इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कि जिस तरीके से जो हमारी मृत वनस्पति है कैसे वो धीरे धीरे जो है कोयले में परिवर्तित होती है, इसे ही कार्बनीकरण कहा जाता है। तो कार्बनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण जो प्रक्रिया है उसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए, तो कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है। आगे बढ़े। सिंस इट वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। जैसे कि हमें पता है कि ये बनता कैसा है, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन यानी कि वनस्पति से, वनस्पति के जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, कोयला बनता है। इसीलिए कोयले को जो है जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है या फॉसिल फ्यूल हम इसे कहते हैं। ठीक है, या तो हम इसे जीवाश्म ईंधन हिंदी में और इंग्लिश में इसे कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, आगे व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसे जो है वायु में हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो ऑक्सीजन की मदद से ये जो बर्न होते हैं, जलते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसे कर लीजिए नोट। फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ की कोक और कोलतार जैसे जो प्रोडक्ट हमें कोयले से मिलते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे कैसे ये हमें मिलते हैं। चलिए, तो उसे पढ़ने से पहले आप जो है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। यानी कि कोयले को जो है इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और उससे हमें जो है बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास, वो है कोक, पहले हमें मिलता है कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तीन हमें जो प्रोडक्ट हैं ये हमें कोल से मिलते हैं, यानी कि कोयले से मिलते हैं। कोयले को जब इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो उससे हमें तीन चीजें मिलती हैं, हमने देख लिया क्या क्या मिलती हैं। अब पढ़ते हैं कोक। चलिए, इट इज टफ, ये क्या होता है, टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है, टफ काला पदार्थ है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो है कार्बन की सबसे शुद्ध फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। ये क्या होती है, कार्बन की ऑलमोस्ट शुद्ध फॉर्म होती है। आगे, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। यानी कि कोक जो है स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है और बहुत सारे अलग अलग जो धातु होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो कोक के बारे में हमने क्या देखा कि ये टफ पोरस है, ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि कोक जो है ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की, सबसे शुद्ध फॉर्म इस कोक को ही कहा जाता है, यानी कि कार्बन की सबसे शुद्ध फॉर्म जो है वो कोक को ही कहा जाता है। आगे, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चर में, यानी कि स्टील बनाने में, जब हम स्टील का मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील बनाते हैं, तो उसके लिए भी जो है हमारा कोक यहाँ पर यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज, ये जो है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है, ठीक है। मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक हमारा काम आता है, ठीक है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की ये क्या है, सबसे शुद्ध फॉर्म है। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, टफ यानी कि कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक की बात हो रही कि कोक क्या है, कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। दूसरा, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये क्या है, ये कार्बन की लगभग शुद्ध शुद्ध फॉर्म है, ठीक है। दूसरी चीज, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथी चीज जो है, ये जो है अलग अलग धातुओं के निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जाता है, एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कर्षण, ठीक है। अलग अलग धातुओं के, यानी कि बहुत सारी धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अब आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कोक के बारे में हम जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कोल तार। अब कोल तार क्या होता है, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। तो इसका मतलब है यह एक ब्लैक यानी कि काला, थिक यानी कि गाढ़ा, गाढ़ा द्रव है, जिसकी क्या है, कैसी कैसी सुगंध है इसकी, कैसी गंध है इसकी, कैसी स्मेल है इसकी, अनप्लीजेंट यानी कि अप्रिय गंध है, जिसकी अप्रिय गंध होती है, अप्रिय गंध है, ठीक है। जिसकी गंधी कैसी है, अप्रिय है, ठीक है, अनप्लीजेंट। अगला, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है ये, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। ये क्या है, लगभग 200 क्या है इसमें, 200 पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, 200 पदार्थों का मिश्रण ये होता है, ठीक है। आगे, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, रूफिंग मटेरियल, पेंट एक्सेट्रा। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, कहाँ से, कोल तार से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या है, सिंथेटिक डाई जिसे हम बोलते हैं, ये ड्रग्स यानी कि जो हमारी औषधियां वगैरह होती हैं, एक्सप्लोजिव यानी कि जो हमारे विस्फोट होते हैं, परफ्यूम यानी कि इत्र जो होते हैं, रूफिंग मटेरियल यानी कि छत बनाने का जो
मटेरियल होता है, सामान होता है, उसके अलावा जो हमारे पेंट होते हैं, तो ये सारी ही चीजें जो है हमें कहाँ से मिलती हैं? तो इसे आप लिख लेंगे, ये सारी ही चीजें हमें जो है कहाँ से मिलती हैं? कोल तार से मिलती हैं। ठीक, चलिए आगे। नैप्थलीन बॉल यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। यानी कि जो हमारे नैप्थलीन की बॉल्स जो होती हैं, ठीक है, जो नैप्थलीन की जो बॉल होती हैं, जो हमारे मोथ मॉथ या बहुत सारे अन्य जो कीट होते हैं उनको भगाने के काम आती है, उनको रिपेल करने के काम आती है। तो अन्य कीटों को भगाने के लिए जो हमें नैप्थलीन बॉल चाहिए होती है, ठीक है, वो भी कोल तार से बनती है। अब नैप्थलीन बॉल यानी कि जो हमारे कपूर की, जो कपूर की छोटे छोटे गेंद होती हैं, कपूर के छोटे छोटे बॉल होते हैं, ठीक है। तो नैप्थलीन बॉल जो हमारी होती है वो भी हमारे कोल तार से बनती है। यानी कि जो कपूर जो हमारा होता है जिन्हें हम कपड़ों में रखते हैं, वो भी हमारा जो है कोल तार से ही बनता है। और वो जो कपूर है वो किस काम आता है? वो जो कीट होते हैं या मौत होते हैं उनको भगाने के काम आता है। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि कोल तार क्या होता है, वो कैसे मिश्रण से बनता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि ये काला है, गाढ़ा है और इसकी गंध अप्रिय है। ठीक है, और ये किस चीज का मिश्रण है ये हमने पढ़ लिया, इससे क्या क्या यूजेस है, क्या क्या बनता है। ठीक है, चलिए तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चैप्टर में बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोल गैस, यानी कि जो हमारा कोयला गैस होती है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। यानी कि कोयले से जब कोक बनाते हैं तो उस दौरान जो हमें उस दौरान हमें कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम कोल से कोक बनाते हैं, यानी कि कोयले से कोक बनाने के दौरान दौरान हमें जो है कोयला गैस प्राप्त होती है। दूसरा, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। और ये जो हमारा क्या है, कोयला गैस है, ये बहुत सारे उद्यानों में बहुत सारे उद्यानों में जो है ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कौन से उद्यानों में? जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास की जो इंडस्ट्रीज होंगी, आसपास के जो उद्यान होंगे, वहां पर जो है हमारा कोयला गैस ईंधन की तरह काम आती है। ठीक है, चलिए आपको ध्यान ये बात रखनी है कि ये प्राप्त कब होती है? जब हम कोयले से कोक बना रहे हो। ठीक है, कोयले से हम क्या कर रहे हो? कोक बना रहे हो, तो उस दौरान जो है हमें ये प्राप्त होती है, कोयला गैस प्राप्त। ठीक है, यानी कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि कोयले से जब हम कोक बनाते हैं तो उसी समय जो है हमें कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, उद्यानों में ईंधन की तरह भी काम आती है। कौन से उद्यानों में? जो हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं उनके आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर ये ईंधन की तरह भी काम आते हैं। चलिए तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कोयला गैस ये आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या होता है? देखो, पेट्रोलियम से हमें कई सारी चीजें मिलती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, अलग अलग। अब पेट्रोलियम भी क्या है? एक तरह का जीवाश्म ईंधन ही है। जैसे कोयला भी हमारा क्या था? एक तरह का जीवाश्म ईंधन था, वैसे ही हमारा पेट्रोलियम भी जो है वो भी एक तरह का जीवाश्म ईंधन ही है। चलिए
पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। यानी कि पेट्रोल जो है एक तरह का ईंधन की तरह काम आता है। इसमें काम आता है जो हमारे हल्के क्या होते हैं, वाहन होते हैं, उनमें लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जो हमारे स्वचालित वाहन होते हैं, हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, उनमें जो है ईंधन का काम करता है हमारा पेट्रोल। लेकिन जो हमारे हैवी यानी कि भारी मोटर वाहन होते हैं, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, तो वहां पर हमारा काम आता है डीजल। ठीक है, वहां पर क्या काम आता है, डीजल। तो पेट्रोल और डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी कि जो हमारा पेट्रोल और डीजल है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है प्राकृतिक सोर्स से मिलता है ना, प्रकृति से मिलता है। तो तो कौन से सोर्स से मिलता है, कौन से हमारा प्राकृतिक जो सोर्स है, ठीक है, कौन से सोर्स से हमें जो है पेट्रोल और डीजल मिलता है, वो मिलता है हमें पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम से ही हमें जो है पेट्रोल और डीजल मिलता है, जो कि हम स्टार्टिंग में भी देख चुके थे जब हम पेट्रोलियम पढ़ रहे थे। तो कहाँ से हमें मिलता है, ये पेट्रोलियम से मिलता है पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल जो कि हमारे हल्के स्वचालित वाहन, लाइट यानी कि हल्के स्वचालित वाहन, हल्के वाहन जो होते हैं उनको जो है चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो हमारे भारी वाहन होते हैं, भारी मोटर वाहन, उनको चलाने के लिए जो है, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, उनको चलाने के लिए जो है डीजल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो यानी कि पेट्रोलियम जो है वो भी क्या है, हमारा एक तरह का फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम से हमें जो है पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। पेट्रोल और डीजल किस काम आते हैं, जो पेट्रोल होते हैं वो हल्के वाहनों के, जो हमारे हल्के स्वचालन वाहन जो हमारे होते हैं, जिन्हें हम खुद से, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, कार, ये सब चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो हमारे क्या है, भारी वाहन है, ट्रैक्टर, ट्रक, उन्हें चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि पेट्रोल और डीजल जो है हमें जो है एक प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, वो प्राकृतिक स्रोत है हमारा पेट्रोलियम। और इम्पॉर्टेंट बात कि पेट्रोलियम भी क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पेट्रोलियम की फॉर्मेशन, यानी कि पेट्रोलियम जो है कैसे बनता है। जैसे कि हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी, कोयले की जो हमने कहानी पढ़ी थी, कोयला जो है किस प्रकार बनता है, कैसे जो हमारे क्या थे, हमारे जो फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, किस तरीके से जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वो मिट्टी में दफन हो जाते हैं, दफन होते हैं। तो धीरे धीरे उनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी की लेयर डिपॉजिट होती रहती है और मिट्टी आती रहती है, जिससे कि वो और ज्यादा अंदर की तरफ धंसते रहते हैं, दबते रहते हैं। तो वहां पर जो है उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण जो है धीरे धीरे जो हमारी मृत वनस्पति होती है, जो भी हमारे फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, घने जंगल जो भी थे, जो भी नीचे दब चुके थे, धीरे धीरे वो जो है कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से हमने कोयले की कहानी पढ़ी थी। अब हमें पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, की जो हमारा पेट्रोलियम है वो किस किस प्रकार बनता है। वैसे ही किस प्रकार जो है पेट्रोलियम की कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनसे जो है हमारा पेट्रोल फॉर्म होता है। कैसे उनसे पेट्रोल फॉर्म होता है, चलिए। अच्छा, जो पेट्रोलियम है वो हमें कहाँ से मिलता है, चट्टान के मध्य से, यानी कि सबसे निचली जो चट्टान होती है उसके मध्य से। अब कैसे, क्या, कैसे ये फॉर्मेशन होता है, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे आप लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, और सारे जो है क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करते रहिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।